हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 111 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जिसे मैंने सॉल्व कर दिया है। बस आपको देखना है, ठीक है, सुनना है और देख लेना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स होंगे यहाँ पे तो वो आपको रिमेंबर रखने होंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको लिखना है, तो इसलिए देखना आपको जरूरी है। ठीक है, अगर आप सुन रहे हो तो थोड़ा देख लो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं स्टोरी नहीं बता रहा हूँ आपको कुछ, मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, बस यहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने लिखे हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दैट्स इट। जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने उठाए थे जो मुझे लगे प्लेटो और अरस्तु के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इनका, क्योंकि ये आज ज़्यादा पूछ जाता है आपके एग्जाम्स में। तो क्लासिफिकल पॉलिटिकल फिलोसफी हिंदी में भी है, इसमें हिंदी में भी आता है। ये रहा आपका परंपरागत राजनीतिक दर्शन, हिंदी में करने वाले हैं हम। 100 नंबर का पेपर है आपका, 3 घंटे 5 क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका प्लेटो, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक राज्य की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो मैं बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि जो प्लेटो है वो आदर्श राज्य के बारे में क्या बोलते हैं, वहीं के वहीं वो दार्शनिक राज्यों के बारे में क्या बोलते हैं, मतलब दो विचार हैं अलग अलग, उनके बारे में प्लेटो के क्या विचार है उनको पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, अलग अलग लिखा है दोनों को। ठीक है, सबसे पहले प्लेटो का आदर्श राज्य, मतलब वो आदर्श राज्य में क्या कह रहे हैं बेसिकली, आदर्श राज्य को वो इंग्लिश में एक शब्द यूज करते हैं, कैलीपॉलिस, है ना। कैलीपॉलिस, मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, या फिर समझ जाना, आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। कैलीपॉलिस जो है हिंदी में तो यही लिखा हुआ, बाकी इंग्लिश में जो भी लिखा होगा। तो कैलीपॉलिस यानी कि आदर्श राज्य। तो बेसिकली इसके लिए क्या कह रहे हैं प्लेटो, कि एक ऐसा राज्य जहाँ पे न्याय हो। ठीक है, मेनली जो उनका फोकस है वो न्याय के ऊपर है ज्यादातर, कि जो भी राज्य होता है वहाँ पे न्याय हो, सबके लिए समानता हो। ठीक है, और किसी के साथ भी कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, उसे हम आदर्श राज्य बोलेंगे, जहाँ पे सब कुछ परफेक्टली काम होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका अर्थ हो सकता है दो प्रकार से, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना काम करे, ये भी एक आदर्श राज्य की भूमिका हो सकती है। ठीक है, यानी कि जहाँ पे सभी लोग अपना खुद का ध्यान रखते हैं, काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबल है अपने काम को लेके। दूसरा, कार्यात्मक विशेषता, यानी कि हर व्यक्ति एक अपनी हर व्यक्ति के पास अपने गुण होना चाहिए। ठीक है, एक क्वालिटी होनी चाहिए, उसी को हम कार्यात्मक विशेषता बोल सकते हैं, यानी कि प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए उसके अंदर, उस चीज को लेके। ठीक है, उस काम को लेके। तो प्लेटो के यहाँ पे आदर्श राज्य की जो है आप समझ गए होंगे, बाकी और भी लिखा हुआ है मैंने आदर्श राज्य के बारे में। जैसे कि आदर्श राज्य में क्या है, एक आदर्श राज्य वही मतलब न्यायपूर्ण तरीके से चीजें जो होती है, न्यायपूर्ण होना चाहिए। और प्रतिबिंब यानी कि जो आत्मा है, यानी कि जैसे कि मैं किसी के साथ अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा फील होगा, तो ये इस प्रकार की जो बातें हैं ना, वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश जो है प्लेटो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको समझना है कि आदर्श राज्य से मतलब होगा कि ऐसा राज्य जो कि हम भी चाहते हैं कि ऐसे राज्य बनना चाहिए, ऑब्वियसली, कि भाई सब एक दूसरे का सम्मान करे और अपने काम के प्रति सुदृढ़ हो, काम करे अच्छे से अपना। ठीक है, काम चोरी ना करे, तो वो सब चीजें जो प्लेटो है वो बोल रहे हैं, और न्याय की बात कर रहे हैं वो लोग वहाँ पे। ठीक है, कि भाई न्याय होना चाहिए। जो प्लेटो है उन्होंने यहाँ पे न्याय को 3 तरीके से बांटा हुआ है। प्लेटो ही है ना, मैं कभी नाम बदल, हाँ प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ही है। तो प्लेटो ने यहाँ पे 3 प्रकार से जो विभाजन है वो किया है वर्ग का। ठीक है, आदर्श के रूप में, जैसे कि पहला होता है राजा और रानी, तो ये सबसे टॉप पे होते हैं। पिरामिड बनाने नाप, ये मैंने खुद बनाया है, शायद आपकी बुक में ना हो, तो इसको आप थोड़ा सा जो है समझाने के लिए मैंने ऐसे किया हुआ है, और ताकि शॉर्ट ना हो जाए। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो अपनी नोटबुक में, जहाँ पे मतलब आप आंसर जहाँ लिखोगे अपनी शीट जो होती है वहाँ पे। तो पहला है सबसे ऊपर राजा या रानी, यानी कि जो प्रशासन संभालते हैं, जो राजा होते हैं, जो प्रशासक होते हैं वो। सेकंड नंबर पर आता है उनकी सेना, जिससे वो चीजों को कंट्रोल करते हैं। तीसरी नंबर पर आती है मजदूर, किसान, या जो भी लोग हैं। ठीक है, जो भी बेसिकली उस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं, आम इंसान, इनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ऐसे जो है डिवाइडेशन होता है, क्योंकि संख्या किसकी कम होती है, राजा रानियों की, ये कम संख्या में होते हैं, ये उससे ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा वहाँ पे जो वहाँ के लोग रहने वाले लोग होते हैं उनकी संख्या होती है। ठीक है, तो 3 तरीके से विभाजित करने की बात किया। आदर्श अवस्था है एक प्रकार की है। ठीक है, तो आदर्श अवस्था पूछे तो आपको पता है क्या होती है। आगे चलते हैं। दूसरी जो टॉपिक था वो था दार्शनिक के ऊपर, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दार्शनिक राज्य क्या होता है। दार्शनिक राज्य को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे गलती से मैंने जो है पहले आदर्श लिख दिया था, तो मैंने फिर बाद में सही किया है। तो दार्शनिक राज्य जो है उसकी कुछ भूमिकाएं होती है, जैसे कि सच्चाई, सच्चे ज्ञान का अधिकार होना चाहिए, यानी कि राजा को सच्चे ज्ञान का प्राप्ति हो, ताकि वो
न्याय कर सके। मतलब अगर राजा ही गलत होगा, उसको एजुकेशन अच्छी नहीं मिली होगी, तो फिर वो कैसे राजा मतलब कहलाएगा ना। तो ये कह रहे हैं कि जो ज्ञान है ना, इस उन्होंने स्टडी के ऊपर भी बोला है कि स्टडी ऐसी होनी चाहिए किसी भी राज्य में, ताकि जो भी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको एक अच्छा एजुकेशन मिले, नैतिकता हो उनके अंदर, बात करने का व्यवहार अच्छा हो, ठीक है, तर्क क्षमता हो उनके अंदर, तर्क बुद्धि हो, तो समझ सके कि भाई जो व्यक्ति कुछ कह रहा है वो सही है, गलत कह रहा है, अपने तर्क लगा सके वो वहाँ पे, है ना। तो उस तरीके की बात जो है प्लेटो कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें गलत चीज़ नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए राजा को। अब तो राजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पर राजा हमारे अभी फिलहाल में जो राजा है वो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, सीएम जो है किसी भी स्टेट के लिए, तो ये हमारे लिए अभी राजा है फिलहाल में, तो ये चलाते हैं शासन, ठीक है। तो इनको तर्क क्षमता इनकी अच्छी होनी चाहिए बेसिकली। और उसके अलावा नैतिक और बौद्धिक गुण होना चाहिए इनके अंदर। वही मैंने आपको बताया कि एथिक्स हो, चीज़ों को समझना आना हो, और दयालु हो थोड़े बहुत लो चीज़ों को लेके कि कोई बात नहीं यार, किसी को फांसी लग रही है तो उसको रोक भी दे, देख कर कि यार बहुत ज़्यादा बड़ी गलती भी नहीं है जिसके लिए फांसी दी जाए हर चीज़ के लिए, तो वो भी एक ऐसा जो है राजा को होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा हृदय भी उसका पिघला हुआ होना चाहिए कहीं कहीं जगहों पे, ठीक है। और उसके अलावा साहसिक हो, चीज़ों को डरे ना किसी भी चीज़ से, न्याय करे जो है लोगों के लिए, अच्छा करे चीज़ों को। ऐसा राजा की वो जो है दार्शनिक जो है, ऐसे दार्शनिक चाहते हैं वो। दार्शनिक अवधारणा जो है राजा की वो ऐसी है। उसके अलावा न्याय के संरक्षक हो, न्याय के लिए बात करे, न्याय करे सबके साथ में, ठीक है? और न्याय को बचा के रखे। ऐसा ना हो कि भई वो हार जाएँ, तो इससे क्या होगा कि फिर दोबारा से अराजकता फैल जाएगी, फिर अन्याय फैलेगा, तो वो ना हो। तो राजा को पावरफुल भी होना चाहिए ताकि वो न्याय को बनाए रखे। उसके अलावा अभिच्छुक शासक, यानी कि आदर्श रूप में शासक करने या शासन करने की इच्छा नहीं करता। बेसिकली जो भी राजा होता है ना, वो अनिच्छुक होता है। मतलब कि जो अच्छा राजा होगा वो बिल्कुल भी अपने काम से या अपनी जो भी वो उसके बाद जो गद्दी है ना राजा की, उससे कभी भी खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो शासन क्यों करने आया है, ताकि सब सुरक्षित रहे, सब ठीक रहे। तो ऐसा कुछ जो है प्लेटो बोल रहे हैं। तर्क द्वारा निर्देशित, या बेसिकली वही बात कि भाई उसके पास ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कोई भी कुछ भी आके कह जाए राजा से, तो वो उस काम को कर दे रहा है, अपने तर्क लगाए, अपना दिमाग लगाए, उसके बाद उस काम को करे। तो इसलिए राजा को परफेक्ट होना चाहिए हर चीज़ में, ठीक है? लड़ाई में भी और एजुकेशन में भी उसको अच्छा होना चाहिए। तर्क क्षमता, नैतिकता वो सब आना चाहिए उसके अंदर। उसके अलावा आदर्श राज्य की कुछ विशेषता होती है, वो दार्शनिक है, ठीक है? अभी जो हमने पढ़ा पीछे ये वाला, ये दार्शनिक राज्य है, ठीक है? ये दार्शनिक राज्य की विशेषता बताई मैंने आपको, या राज्य की विशेषता बताई, ये आदर्श राज्य की विशेषताएँ। वो भूमिगत ही विशेषताएँ हैं, ठीक है? थोड़ा अलग-अलग है। न्याय के रूप में सामंजस्य, मतलब कि सबको न्याय होना चाहिए, तो ये आदर्श में, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, उसी में ही न्याय होना चाहिए आदर्श में। उसके अलावा योग्यता होनी चाहिए, मतलब कि राजा होना चाहिए वो स्किल्ड होना चाहिए, उसके पास हर हर प्रकार की योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद जो भी लोग आएँ तो वो उन लोगों को योग्यता के आधार पर ही रखे अपने साथ, ठीक है? तो ऐसा होना चाहिए। राज्य नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए, मतलब कि जो भी एजुकेशन दी जाए या ली जाए वो कंट्रोल में होनी चाहिए राजा के हाथ में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई अपने हिसाब से कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, तो वो ना हो। वो फिर क्या हो सकता है, अराजकता फैल सकती है, बच्चों में गलत प्रभाव पड़ सकता है उस चीज़ का, तो ये भी हो सकता है। शिक्षकों के लिए सामुदायिक जीवन, बेसिकली व्यक्तिगत स्वार्थ को खत्म करना यहाँ पे जो है मेन इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? उसके अलावा सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए। तो ये बेसिकली जैसे कि अभी हमारा संविधान में है, तो वो सब चीज़ें ऐसी गुण में ही बनी है, तो ये आप अपने संविधान के बाद रखेंगे ना, तो ये भी तब भी आप आदर्श राज्य को बता पाएँगे, ठीक है? अगले क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन, नागरिकता पर अरस्तू की धारणा को स्पष्ट कीजिए। तो नागरिकता यानी कि सिटीज़नशिप, ठीक है? तो बेसिकली जो अरस्तू है वो नागरिकता को लेके बहुत ही सीरियस है। वो कहते हैं कि नागरिकता कौन? नागरिक बेसिकली कौन है? नागरिकता का मतलब क्या है कि जिसके पास अधिकार हो, जिसके पास स्वतंत्रता हो, जिसके पास कुछ बेसिकली भागीदारी हो चीज़ों को लेके, पॉलिटिक्स में वो अपने राजा को चुनने की शक्ति रखता हो, उसको नागरिकता बोलेंगे, है ना? और कुछ लोगों को उन्होंने नागरिकता से बाहर रखा है, जैसे कि जो उस समय के जो गुलाम हुआ करते थे, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो ये लोग जो है नागरिकता से इन लोगों को, जो राजा बेसिकली जो अरस्तू हैं, इन्होंने इन लोगों को नागरिकता से अलग रखा है। नागरिकता मतलब एक पॉज़िटिव शब्द समझ लो कि जिसके पास कुछ राइट्स होते हैं, और जिनको परे रखा है, इनके पास कोई राइट नहीं है। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे, बाकी हम बात करते हैं अभी और डिटेल में इसके बारे में। सबसे पहले नागरिकता पर जो अरस्तू के विचार हैं वो ऐसे कि मैंने आपको बताया था, शासन में भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि पॉलिटिक्स में उनका इंटरफेयर हो। अब राजा को चुनने की शक्ति है, जैसे कि विधानसभा में हम लोग जो भी चुनते हैं वो जाते हैं, हमारे हिसाब से जा रहे हैं वो लोग, ठीक है, जिनको हम चाहते हैं वो जाए। तो वैसा ही उस समय भी हुआ करता था।
मतलब उनकी विचार है ऐसे जो लिखा हुआ है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो हुआ होगा उस समय, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब उनके विचार हैं, हम उनके विचार पढ़ रहे हैं। उसके अलावा अवकाश और आर्थिक स्वतंत्रता, बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो जैसे कि हम लोग जनता है ना, तो हमारे पास कुछ फ्री टाइम भी होना चाहिए, हमारे पास कुछ छुट्टियाँ भी हो ताकि हम लोग समझ सकें कि हमारे लिए जो एक अच्छा शासक है वो कौन होगा। तो मतलब काम-धंधा जो है हम उसमें व्यस्त हो जाएँगे तो हम कैसे सोच पाएँगे कि हमारे लिए कौन अच्छा राजा होगा, कौन हमारे लिए कौन अच्छा प्रेज़िडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा या जो भी हमारे देश में चुना जाता है मेन, तो वो कैसे हम चुनेंगे? जब हमारे पास टाइम ही नहीं होगा तो हम कैसे चुन पाएँगे उनको? हमारे पास समय ही नहीं होगा सोचने का, है ना? हम समाज में बातचीत नहीं कर पाएँगे, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाएँगे। तो उस चीज़ के लिए छुट्टी होनी चाहिए। जैसे कि संडे को छुट्टी मिलती है तो हम लोग घर में बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में कि भाई कौन अच्छा है, अभी फ़िलहाल में क्या लगता है, ठीक है? तो ये आदर्श जो है अवकाश और जो आर्थिक स्वतंत्रता है ये हमें मिलनी चाहिए, ठीक है? ताकि हम समझ सकें कि क्या सही है, क्या गलत है, शासन के बारे में, राइट? उसके अलावा तीसरा है शासन करने और शासित होने के बीच बारी-बारी से बदलाव। तो बेसिकली अभी हम लोग क्या देखते हैं कि एक ही व्यक्ति है, वही बार-बार पार्षद बन रहा है, वही सांसद बन रहा है, ठीक है? वही एमएलए, एमपी वही सब लोग बन रहे हैं बार-बार। तो बदलाव होना चाहिए इसमें ना, पहले जो प्रेसिडेंट बना है या अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, फिर वो अगली बार ना बन के कोई और बने उनकी जगह पे, तो नए-नए लोग आने चाहिए। इससे क्या होगा कि सीट बदलती रहेगी तो एक बंदे की जो सत्ता है ना, वो कमज़ोर होती रहेगी। कहने का मतलब कि कोई तानाशाह नहीं होगा फिर। कभी-कभी क्या होता है, जब एक व्यक्ति काफ़ी समय तक एक सीट पर रहता है, तो वो तानाशाह बन जाता है, बनने की संभावना रहती है, ठीक है? तो इसीलिए ये जो अरस्तू है, वो ये कह रहे हैं कि बार-बार जो है, बार-बार व्यक्ति जो है बदला जाए, ताकि एक व्यक्ति तानाशाह ना हो पाए, ठीक है? उसके अलावा विचार-विमर्श और निर्णय की क्षमता होनी चाहिए लोगों में, ठीक है? मतलब वही बातचीत करे, आपस में समझे कि भाई क्या सही है, क्या गलत है। अभी लोगों में समझ की जो है चिंता है उस चीज़ को लेके, तो वही बता रहे हैं वो लोग। अरस्तू ने उस समय भी वो ये चीज़ें बोली हैं, ठीक है? मतलब उनका दिमाग बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, तो उन्होंने ये सब चीज़ों की बात की है। नागरिकता से बहिष्करण, मतलब वो लोग जिनको अरस्तू ने नागरिकता से अलग रखा है, जैसे कि दास है ना? जो दास लोग होते हैं, सर्वेंट जो होते हैं, इन लोगों को अलग रखा है क्योंकि इनके पास राइट्स, ये नागरिक नहीं है, नागरिकता के अधिकार ये नहीं है ये। क्यों? इनकी नज़र में क्योंकि इनके पास कोई राइट नहीं है। ये अपना राजा नहीं चुन सकते क्योंकि ये दास हैं, ठीक है? मतलब इनको कोई अधिकार नहीं था उस समय, आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप फिलहाल में मत सोचो आप, ये हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? उनकी विचारों की बात कर रहे हैं कि उस समय ना जो दास थे उनको कोई भी राइट नहीं था किसी भी प्रकार का। उसके अलावा दूसरी म महिला होंगी, फिर मज़दूर व्यापारी होंगे और कुछ बच्चे होंगे और फिर बुजुर्ग होंगे, ठीक है? तो इन लोगों को बाहर रखा है। तो फिर कौन होगा वहाँ पे? तो मेनली जो वो लोग थे वो बड़ी कास्ट के होंगे, या फिर जो राजा-महाराजा जो उनके जो दोस्त वगैरह होंगे वो हो सकते हैं, जिनको उन्होंने नागरिकता का दर्जा दिया होगा, ठीक है? या जो बेसिकली कुलीन वर्ग हो सकते हैं या जो वो बेसिकली जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं ना, ज़मींदार, उनको जो है इस कैटेगरी में रखा होगा जो कि वो नागरिक है, नागरिकता के अधिकारी होंगे, है ना? तो ये सब चीज़ें इसमें आएँगी। उसके अलावा इसमें नागरिकता के प्रकार भी हैं, जैसे कि कुलीन तंत्र, इसका मतलब क्या है? कि भाई नागरिकता जो है केवल धनी लोगों के पास ही होती है। मैंने आपको बताया था पहले भी, तो ये चीज़ बाद में आ गई। लोकतंत्र में क्या होता है, एक प्रकार जो होता है नागरिकता का, वो होता है लोकतंत्र। इसमें सभी लोग समानता के अधिकारी होते हैं, इसमें सभी लोगों के पास समान अधिकार होते हैं, ठीक है? मतलब सभी नागरिक होते हैं। अविभाजित अभिजात वर्ग, सद्गुण का अधिकार, वही अभिजात भी मतलब वही लोग होते हैं, ठीक है? जिनको नागरिकता का अधिकार होता है। सेकंड क्वेश्चन है, प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो प्लेटो जो है उनकी एजुकेशन की जो थ्योरी है उसको पूछ रहा है कि क्या-क्या है। तो बेसिकली जो प्लेटो है ना, वो एजुकेशन, देखो एजुकेशन का मतलब ये मत समझना कि हम पढ़ते हैं स्कूल में जाकर तो वो एजुकेशन है, नहीं। प्लेटो का जो एजुकेशन से मतलब है वो थोड़ा अलग है। वो कह रहे हैं कि जो राजा है ना, जो हम उसको शिक्षा देते हैं बचपन से, जैसे कि वो छोटा होगा पहले तो राजा, तो जब हम उसको शिक्षा देंगे नैतिकता की, अच्छी चीज़ों को सिखाएँगे तो वो बड़ा होके अच्छी ही ब चीज़ें करेगा लोगों के साथ, लोगों की भलाई करेगा। तो वही कह रहे हैं कि जो राजा है ना, जो जैसे कि नई पीढ़ियाँ हैं, तो वो आने वाले राजा हैं। तो उनको हमें अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में ना जब राजा बने, एक्चुअली में उनमें से 10 लोगों में से 1 राजा बनेगा ना, मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए, तो वो एक अच्छा राजा हो, उसके अंदर नैतिकता हो, व्यवहार अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो। तो ऐसे राजा की वो जो है कामना कर रहे हैं। ठीक है?
कह रहे हैं कि जो प्लेटो है उनके लिए शिक्षा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यानी कि जो कोई भी राज्य होगा उसको शिक्षा देनी चाहिए, नए नए जो युवा होते हैं उनको अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है, नैतिकता भी हो उसमें। उसके अलावा इसके कुछ पहलू पहलू भी होते हैं, जैसे कि न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए वहाँ पे, है ना? मतलब न्याय हो सबके पास बराबर, न्याय मिले सबको, ऐसा ना हो कि किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल के बाकी सबको मिल रहा है, तो वो भेदभाव वाली बात आ जाएगी। आत्मा को प्रकाश की ओर जोड़ना, बेसिकली एजुकेशन से सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि न्याय की प्राप्ति होगी हमें, ठीक है? हमारी जो आत्मा है वो प्रकाश प्रकाश से यहाँ पे मतलब है कि टेक्नोलॉजी, आने वाला ज्ञान, ठीक है, नैतिकता, उससे हम जुड़ पाएँगे। तीसरी चीज़ नैतिक और बौद्धिक विकास, यानी कि हमारा जो मानसिक विकास है वो भी हो पाएगा। हम रूढ़िवादी चीज़ों से निकल पाएँगे, जाति प्रथा, भेदभाव, महिला, पुरुष, इन चीज़ों से हम बाहर निकल पाएँगे, अच्छाई की खोज हम कर पाएँगे। जो राज्य द्वारा जो नियंत्रित शिक्षा है वो हम जो है ग्रैब कर पाएँगे। उसके अलावा समान अवसर की हमें जो है अधिकार मिलेगा, एजुकेशन से ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है? अ, सभी के लिए जो है अनिवार्य चीज़ें की होंगी, मतलब सभी के लिए सब कुछ अनिवार्य होगा कि भाई ये एजुकेशन है सभी के लिए होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर समाज के लिए ही अवेलेबल है। इसको कुछ चरणों में बाँटा है प्लेटो ने, जैसे कि पहला चरण है बाल्यावस्था। इसमें बच्चे के जन्म से 10 वर्ष तक का जो समय है वो उन्होंने बता रखा है, इसमें क्या-क्या होना चाहिए। जैसे कि नैतिक चरित्र निर्माण होना चाहिए, यानी कि इसकी कहानियाँ, स्टोरीज़ के थ्रू बच्चों को सिखाना कि भाई कैसे-कैसे हुआ था। हम चंदा की स्टोरी पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, और बादलों की स्टोरी पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, तो वो सब चीज़ों से जो है बच्चों को सिखाना कि कैसे अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऐसा ऐसी चीज़ें जो है बच्चों को सिखाई जाए, ठीक है? और जिम्नास्टिक यानी कि खेल-कूद के थ्रू जो है उनको एजुकेट किया जाए, उनको थोड़ा-सा जो है उनकी बॉडी लचीली होती है बचपन में, तो उनको जिम्नास्टिक किया जाए, उनकी एक्सरसाइज़ कराई जाए, ठीक है? युद्धाभ्यास बचपन में थोड़े बहुत, जिम्नास्टिक से मतलब उनकी जो हड्डियाँ लचीली होती हैं, तो उनको जो जिम्नास्टिक में मतलब कुदाया जाए, जैसे कि हड्डियों को मोड़ना-तोड़ना जो होता है, वो किया जाए। उसके अलावा इंटरमीडिएट जो है वो जो एज होती है बच्चों की, जो 10 से 20 वर्ष में होती है, उस समय क्या-क्या कर सकते हैं कि भई जो जिम्नास्टिक है थोड़ा-सा हाई लेवल पे ले जाया जाए, थोड़ी-सी उनको संगीत का ज्ञान दिया जाए बच्चों को, बुनियादी गणित का परिचय दिया जाए, यानी कि थोड़ी-सी मैथ्स सिखाई जाए, उनको जो बेसिक मैथ्स होती है उन वो सिखाई जाए। सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए बच्चों को, यानी कि थोड़ी सेना में भर्ती उन्हें हो सके, बेशक कभी ज़रूरत पड़ जाए, तो जो नए युवा हैं वो उसमें भर्ती हो सकें, तो उनको ये ज्ञान दिया जाए, प्लेटो के ये कह रहे हैं, ठीक है? एक थोड़ा याद रखना। उसके अलावा प्रथम चरण में क्या आएगा कि भाई 20 वर्ष जो है जब वो बच्चा हो जाता है, तो उसका एक एग्ज़ाम लिया जाए, थोड़ा-सा हार्ड वाला एग्ज़ाम, ठीक है? और बच्चों को जो है किसान, करियर और जो व्यापार है इसके बारे में थोड़ा एजुकेट किया जाए कि भाई कैसे-कैसे होता है, हम क्या काम कर सकते हैं अपने फ्यूचर में, अच्छा कर सकते हैं चीज़ों में, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा हाई एजुकेशन में 20 से 30 या 35 वर्ष की उम्र में क्या होगा कि सॉरी जो मैथ्स और साइंस है उनका गहन अध्ययन कराया जाए बच्चों को, तर्क शक्ति उनमें दी जाए, यानी कि वो बात कर सके, कम्युनिकेशन स्किल्स, तर्क शक्ति मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर किया जाए बच्चों की। उसके अलावा दूसरा चयन में क्या है कि 30 वर्ष की जब उसकी उम्र हो जाए, तो उसके बाद उसको एक एग्ज़ाम जो है देने की वो हो कि भाई उसको एक एग्ज़ाम देना होगा, अगर वो पास करता है तो फिर वो आगे जाएगा। तो मतलब ये एजुकेशन का एक मेथड है, उसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स थे, वैसे मैंने वो लीव कर दिए हैं, 30 के बाद ज़रूरी नहीं था वो, क्योंकि उसके बाद फिर खत्म। अब बढ़ता रहेगा क्या फ़ायदा, ठीक है? तो आशा करता हूँ ये यहीं तक था वैसे आज हमारा वीडियो, और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट पसंद आया, कुछ समझ में आया या नहीं आया, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? बाकी और वीडियोज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एग्ज़ाम डेट के साथ में आपकी सब्जेक्ट कोड। तो कोशिश करी की जाएगी कि जल्दी-जल्दी एक जो है आपकी जो बुक है या जो भी आपके पीवाईक्यूज़ है मैं कराऊँ। बुक तो नहीं पढ़ा पाऊँगा अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम बच रहा है और भी काम करने हैं। पीवाईक्यू हो सकते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू में ज़्यादा टाइम नहीं लगता मुझे, मैं जल्दी से करा देता हूँ आपको। ठीक है? तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो भी आपके कमेंट, फीडबैक वगैरह है, आप दे सकते हैं, और बाकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो कम वो जो भी आपका सब्सक्राइब वगैरह करना होता है वो आप कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।